एपिसोड 45 आई एम योर हस्बैंड। निया दूर खोलो निया। दूर पर इतना शोर सुन आखिरकार निया ने कसम साते हुए अपनी आंखें खोली और वो उठकर बैठ गई। बेड से उठकर वो आंखें मलते हुए दूर की तरफ बढ़ी ही रही थी कि किसी ने झटके से दूर को खोला और हैरान खड़ी निया अपनी जगह रुक गई। उसने होश में आकर सामने देखा। उससे पहले ही किसी ने उसकी तरफ आकर उसे बाहों में भर लिया और इससे निया और भी ज्यादा चौंक गई। उसे अपने सिर के ऊपर से उस आदमी की फूलती सांसें महसूस हो रही थी, जैसे कि वो अभी कहीं से दौड़ के आया हो। और उसकी धड़कन भी तेज थी। निया अभी बात को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि उसके सिर के ऊपर से उसे एक गंभीर आवाज सुनाई पड़ी। तुम ठीक हो? ये सवाल सुन अनजाने में ही निया ने देवांश की बाहों में ही हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये महसूस होते ही देवांश ने एक राहत की सांस ली। ये देख निया कुछ पूछती उससे पहले उसे थोड़ी दूर से और एक आवाज सुनाई दी। भाभी आप ठीक हैं ना? ये सुन निया ने उस तरफ देखना चाहा, लेकिन देवांश ने उसे इतना टाइट हक किया था कि उसे अपना सिर हिलाने में भी परेशानी हो रही थी। और शायद देवांश को ये समझ आ गया, इसलिए उसने धीरे से निया को छोड़ा और वो उसे नीचे से ऊपर तक देखने लगा। और निया ने देखा उस कमरे में और भी लोग थे और वो भी निया को ऐसे ही देख रहे थे, जिससे वो थोड़ा असहज महसूस करने लगी। देवांश ने निया को देख पूछा, क्या तुम ठीक हो और तुम दूर क्यों नहीं खोल रही थी? ये सुन निया देवांश को कुछ ना समझ आने वाली नजरों से देखने लगी। तभी रिवांश ने भी पूछा, हाँ भाभी, आपने खुद को अंदर क्यों बंद कर लिया? क्या आपको भी भाई ने डांटा है? अगर हाँ तो मुझे बताए। माँ ने कहा था कि वो भाई को डांटेंगी अगर वो मुझे और आपको डांटेंगे अंडरस्को। उसकी बात सुन देवांश उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा और निया उसे बेचारी नजरों से, क्योंकि कमरे में वातावरण कोल्ड होना चालू हो गया था और शायद रिवांश को भी ये महसूस हो गया था, इसलिए वो हडबडी में बोला, वो भाई अंडरस्को आप दोनों बात कीजिए, हम अंडरस्को हम सब चलते हैं। और ये कह वो वहां से 9-2-11 हो गया और देवांश का चेहरा देख वहां मौजूद सारी मैड्स भी वहां से जाने लगी और सबको जाते देख निया का चेहरा रोने जैसा हो गया था। वो मन में बोल रही थी, अरे रुको, कहाँ मुझे अकेले इस गुस्सेल शेर के मुंह में छोड़ के जा रहे हो? रुको अंडरस्को प्लीज अंडरस्को। लेकिन अफसोस कि उसके मन की बात कोई सुन नहीं पाया और निया वहां खड़ी ये सब देख रही थी। सबके जाने के बाद देवांश ने निया की तरफ देखा तो निया ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे पुकारा, मिस्टर राजवंश अंडरस्को। और उसकी ये बात सुन देवांश ने एक आईब्राउ रेज कर दी और निया की तरफ बने लगा और ये होते देख निया पीछे की ओर जाने लगी। कुछ पीछे जाते ही उसके पैर बेड से टिक गए और वो बैलेंस खोकर नीचे गिरने लगी। गिरते हुए खुद को बचाने के लिए निया ने देवांश की टाई को पकड़ लिया और उसकी इस अचानक की गई हरकत से देवांश भी बैलेंस खोकर उसके ऊपर गिर गया। ये होते ही निया तो आंखें बंद कर लेटी हुई थी और देवांश आश्चर्य से निया की तरफ देखने लगा। 1 मिनट बाद कुछ महसूस ना होने पर निया ने अपनी आंखें खोली और देवांश को अपने इतने करीब देख वो थोड़ा सहम गई, लेकिन फिर हिम्मत कर उसने देवांश के कंधों को पकड़ दूर करते हुए कहा, आप अंडरस्को हटिए अंडरस्को। और निया को ऐसा करते देख देवांश ने निया के दोनों हाथों को पकड़ बेड पर पिन किया और उसके ऊपर आकर निया की आंखों में देखने लगा। उसकी इस हरकत की वजह से निया की आंखें बड़ी हो गई और वो देवांश की आंखों में देखने लगी। निया खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी कि देवांश ने एक हाथ से निया के चेहरे पर आए बाल पीछे किए और उसके चेहरे के पास जाकर बड़े एहसास के साथ कहा, फिर से कहो अंडरस्को। उसकी बात सुन निया रुक गई और उसे असमझ भरी नजरों से देखने लगी। निया को खुद की तरफ ऐसे देखते देख देवांश ने अपनी पैनी नजरों से उसकी तरफ देखा तो निया को ऐसा लगा जैसे वो उसके अंदर तक झांक सकता है और अब उसके होठ भी सूखने लगे थे। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन तभी उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई और उसके होठों पर गर्म एहसास महसूस होने लगा, जिससे उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वो उस एहसास में खो गई। धीरे धीरे निया और देवांश की सांसें एक दूसरे में घुलने लगी थी और निया को अपने शरीर पर देवांश के हाथ महसूस होने लगे, जिससे निया का दिल जोर जोर से धक रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी समझ को उससे चुरा ले गया हो। लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ तभी दूर पर किसी ने नॉक किया, जिससे देवांश एकदम से रुक गया और उसने निया से अलग होकर उसकी तरफ देखा। निया का चेहरा इस वक्त लाल हो चुका था और वो गहरी सांसें लेते हुए देवांश की तरफ ही देख रही थी। ये देख देवांश ने एक टीजिंग स्माइल के साथ कहा,
ये मुझे मिस्टर राजवंश कहने की सजा है। मुझे ये सिर्फ मेरे क्लाइंट्स या प्रोफेशनल रिलेशन वाले लोग ही कहते हैं। और तुम और मैं कोई भी प्रोफेशनल रिश्ते में नहीं है। तो आगे से ध्यान रखना कि I'm your husband अंडरस्को। अगर फिर से ऐसा कहा तो शायद कोई दूर पर नॉक करने ना आए अंडरस्को। और ये कहते ही उसने निया के कान पर दांत से हल्का सा काटा और वो निया के ऊपर से हट गया। निया की भी एक आह निकल गई और वो देवांश को अचरज और हैरानी से देखने लगी, क्योंकि उसने इससे पहले देवांश को ऐसे कभी नहीं देखा था। भले ही वो पति पत्नी थे, लेकिन देवांश ने एक चीज से आगे उनका रिश्ता बाया नहीं था। ऐसा नहीं था कि निया इसके अगेंस्ट थी, लेकिन देवांश ने कुछ नहीं किया, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज अचानक ऐसा होने से वो काफी चौंक गई थी। निया ने देवांश की तरफ देखा जो दरवाजा खोलने जा रहा था, और उसने खुद को देखा और जल्दी से अपने कपड़ों को ठीक किया और बेड पर बैठ गई। देवांश ने मुड़कर एक बार निया को देखा और दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अद्वैत की हड़बड़ाती आवाज आई। उसके सवाल खत्म होते ही देवांश दरवाजे से हट गया और अंदर आकर वह सोफे पर बैठ गया। ये देख अद्वैत भी अंदर आकर निया की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ था? उसका सवाल सुन निया ने एक बार देवांश की तरफ देखा और फिर अद्वैत की तरफ देखकर सिर नामे हिला दिया। ये देख अद्वैत ने परेशानी भरी आवाज में पूछा, क्या कुछ नहीं हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल है, तुम्हें जरूर बुखार है। ये सुन निया हैरान रह गई और अपने चेहरे को ढकते हुए उसने कहा, न अंडरस्को नहीं अंडरस्को मैं ठीक हूँ। वो अंडरस्को वो बस यहाँ अंडरस्को यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैं और बाकी सब ठीक है। मैंने बस कुछ दवाई खा ली थी, इसलिए मुझे नींद लग गई थी। अब अंडरस्को सब ठीक है। ये सुन देवांश ने निया की तरफ एक बार देखा और फिर अद्वैत की तरफ देख बोला, तुम एक बार चेक कर लो अंडरस्को। ये सुन निया बेड से खड़ी होते हुए बोलने लगी, नहीं कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। ये सुन देवांश ने अपनी आईब्रोज रेज करते हुए निया को देखा तो निया चुप हो गई और फिर बेड पर बैठ गई, जिसे ऐसे देख अद्वैत की हंसी छूट गई। लेकिन देवांश के एक्सप्रेशन देख वो चुप हो गया और निया को चेक करने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने कहा, तुम अंडरस्को तुम किसी बात से परेशान हो? उद्धरण चिन्ह। अचानक ये सवाल सुन निया चौंक कर अद्वैत को देखने लगी और इस बार देवांश भी चौंक गया था। दोनों अद्वैत को अजीब सी नजरों से देखने लगे थे, जिससे वो असहज महसूस करने लगा था। इसलिए हड़बड़ी में बोल गया, नहीं मेरा मतलब, तुम कहीं किसी बात का टेंशन तो नहीं ले रही? क्योंकि ये सब जो सिम्टम्स हैं वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी के हैं, तो मुझे लगा कि शायद तुम परेशान हो अंडरस्को। उसकी बात सुन निया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि जिस चीज से वो परेशान थी वो बात वो बता नहीं सकती थी, और कुछ बताना अब जरूरी भी था, क्योंकि देवांश अब भी उसी की तरफ देख रहा था। ये देख हड़बड़ी में निया ने कहा, न अंडरस्को नहीं अंडरस्को ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अंडरस्को मैं ठीक हूँ। हाँ, शायद हाल ही में जो बातें हुई, मतलब देवांश का किडनैप अंडरस्को उनका जख्मी होना, शायद उसकी वजह से मैं थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी अंडरस्को। उसकी बात सुन अद्वैत ने देवांश की तरफ देखा और फिर वहां से खड़े होते हुए कहा, ठीक है तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है, अभी तुमने शायद दवाई का ओवरडोज ले लिया था, इसलिए तुम्हें नींद लग गई। फिर से ऐसा मत करना, ठीक है हम अंडरस्को, निया ने कहा। और फिर ये सुन अद्वैत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद देवांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और निया के करीब जाते हुए उसने कहा, तो तुम मेरे लिए परेशान थी? मुझे नहीं लगा था कि कभी तुम मेरे लिए परेशान भी होगी अंडरस्को। ये सुन निया ने देवांश की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों, आपको क्या लगा कि सब आपके जैसे होते हैं? इमोशन होते हुए भी छुपाते फिरे अंडरस्को। उसकी बात सुन देवांश अपनी जगह रुक गया और निया को कुछ देर देखकर फिर कहा, वैसे अंडरस्को वो अंडरस्को मुझे जिसने वहां से छुड़ाया था वो अंडरस्को उसे अंडरस्को। ये सुन निया ने देवांश को देखा और पूछा, उसे अंडरस्को? उसे यहाँ बुला लो, वो तुम्हारी फ्रेंड है ना? देवांश ने कहा, जिसे सुन निया हैरानी से खड़ी हो गई और हड़बड़ी में उसने कहना चाहा, उसे क्यों बुलाना है? वो यहाँ आकर क्या करेगी? निया की बात सुन देवांश ने अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा, क्या करेगी? उसने मेरी जान बचाई है, उसे हमें थैंक यू कहना चाहिए ना। और तुम अंडरस्को तुम परेशान हो, अगर अपने दोस्तों से मिलोगी तो अच्छा फील करोगी तो कल उसे इनवाइट कर लेना। और ये कह देवांश वहां से चला गया और निया परेशानी में अपने नाखून चबाने लगी और परेशान होते हुए उसने खुद से कहा,
अब ये डेविल क्या करना चाहते हैं? मुझे तो लगा था कि कम से कम अब ये मुझ पर यकीन करते होंगे, लेकिन ये तो अब भी मेरे पीछे पड़े हैं। हे महादेव, कुछ तो कीजिए। अगर इन्हें पता चला कि मैं कौन हूं, तो मेरा थैंक यू नहीं, मेरी जान ले लेंगे। अंडरस्को एक बड़े से विला में राजासा अंडरस्को, अगर आप उनसे इतनी ही नफरत करते हैं तो क्या जरूरत थी प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहने की? बड़े से लिविंग रूम में बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने शक्ति सिंह की तरफ देखकर पूछा। उसकी बात सुन शक्ति सिंह ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बस हम करना चाहते थे। जिंदगी में हर काम अपनी जरूरत से तो नहीं किए जाते। अंडरस्को जगदीश राठौड़। ये सुन जगदीश के चेहरे पर भी एक शातिर मुस्कान छा गई, और उसने हाथ में पके शराब के ग्लास से शराब का घूंट लेते हुए कहा, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, उसके पास बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज है, और वो खुद भी आप पर विश्वास नहीं करता। तो इसमें आप ऐसा क्या करेंगे जो उसे नीचे गिराने में मदद करेगा? और अंडरस्को आखिर है भी वो राजवंश खानदान का खून। अंडरस्को ये सुन सामने एक तक देखते हुए शक्ति सिंह ने एक शराब का घूंट लेते हुए कहा, आप उस बारे में मत सोचिए, आप बस ये सोचिए कि आगे करना क्या है। अगर जल्द से जल्द उसे नहीं ढूंढ पाए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारा। अंडरस्को ये सुन जगदीश ने भी सीरियस होते हुए कहा, हम अंडरस्को कोशिश कर रहे हैं राजासा अंडरस्को, और इसी सिलसिले में ही तो मैं यहाँ आया हूँ। सुनने में आया है कि यहाँ अंडरवर्ल्ड की बहुत सी टीम्स हैं, जो यहीं से पूरे वर्ल्ड। देवांश अंडरस्को क्या हुआ है? और निया वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मैं अपना काम संभालती हैं। सोच रहा हूँ अब हमारे लिए ये काम बहुत जरूरी है, तो इन्हीं में से किसी की मदद ले ले। सुना है ये लोग इनके इलाके में किसी को भी ढूंढ सकते हैं। ये सुन शक्ति ने हैरान होते हुए दोहराया, अंडरवर्ल्ड अंडरस्को, और ये कह वो कुछ सोचने लगा, और उसे सोचते देख जगदीश ने पूछा, क्या क्या कुछ गलत कहा हमने राजासा अंडरस्को? उसकी बात सुन अपने हाथ में पका ग्लास हिलाते हुए कहा, नहीं कुछ गलत नहीं है। तुम देखो अगर कोई तैयार हो जाए इस काम के लिए तो, और अब जाओ यहाँ से, हम थक गए हैं, हमें थोड़ा आराम करना है। अंडरस्को ये बात सुन जगदीश ने ग्लास में बची शराब पूरी पीते हुए कहा, ठीक है राजासा, मैं अब चलता हूँ, और कुछ बात हुई तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अंडरस्को और ये कह वो वहां से चला गया, और शक्ति सिंह वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, और फिर कबर्ड के पास जाकर उसने उसमें से एक बक्सा निकाला। उस बक्से को बेड पर रख उसने हल्के हाथों से उसे खोला, और उसमें रखी चीजों को हल्के हाथों से छूने लगा। ऐसा करते वक्त उसकी आंखों में कुछ अजीब से इमोशंस थे, जो उस शक्ति सिंह से बिल्कुल अलग थे जो सबके सामने रहता था। उसी चीजों में रखी एक पायल को उठाते हुए उसने खुद से कहा, आप अंडरस्को, आपने हमारी बात क्यों नहीं मानी? रानी सा अंडरस्को आखिर क्यों? अगर उस वक्त आप हमारी बात को समझ जाती तो आज आप हमारे साथ हमारे पास होती। क्या आपको अपने शक्ति पर इतना सा भी विश्वास नहीं था? हमने वादा किया था आपसे कि हम आपके कदमों में दुनिया की सारी खुशियां ला देंगे, लेकिन आपने हमें छोड़कर उन्हें चुना, और बस इसी वजह से हमें आपको। अंडरस्को ये कह उसने उस पायल को होठों से चूम लिया। एपिसोड 46 में इन दोनों के बीच की दूरियां मिटाकर रहूंगी। रात का वक्त, देवांश का विला। हेलो अंडरस्को, परेशान सी निया ने कॉल पर कहा, जिसे सुन उधर से जवाब आया, हेलो, हाँ कहो निया, इतनी रात को कैसे कॉल किया तुमने? ये बात सुन निया ने परेशानी में अपने फोरहेड को रब किया, और कहा, हाँ कायरा दी, यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो गई है। ये सुन उधर से कायरा ने भी परेशान होते हुए पूछा, अब क्या हो गया? उसकी बात सुन निया ने हिचकिचाते हुए कहा, ट्राई पो वो उस डेविल ने हमें कल आपको यहाँ इनवाइट करने को कहा है। तो अंडरस्को ये सुनते ही उधर से कायरा ने लगभग चीखते हुए कहा, क्या अंडरस्को, तो तू चाहती है कि कल मैं वहां आऊं? तुम्हारा दिमाग सही तरह से काम तो कर रहा है ना? ये क्या बोले जा रही है तू? उसे ऐसे चीखते सुन निया ने मोबाइल को अपने कानों से दूर किया, और जब कायरा का बोलना हो गया तो फिर कहा, हम और हमारा दिमाग सभी सही ही हैं, और वैसे भी उन्होंने इतनी जल्दबाजी में कहा कि हम मना नहीं कर पाए, और हम मना करने के लिए कोई बहाना भी तो नहीं बना सकते, क्योंकि उनके लिए तो आपने ही उन्हें बचाया है। तो कुछ भी करके आपको यहाँ कल आना ही पड़ेगा। अंडरस्को निया की बात से परेशान होते हुए कायरा ने जल्दी से कहा, नियू तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रही है? अरे 11, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई ना तो हमारा सारा भांडा फैट जाएगा, तब हमारे पास कुछ बचा नहीं होगा।
समझने की कोशिश कर मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी अंडरस्को। कायरा की बात सुन निया ने उसे शांत करने के लिए कहा। कायरा दी, आप पहले शांत हो जाए। आपको आकर यहाँ कुछ करना नहीं है। आप बस आ जाए, फिर हम सब संभाल लेंगे। और कोई गलती हो भी गई तो हम हैं ना आपके साथ, और प्लीज मना मत कीजिएगा। हम देवांश को मना नहीं कर सकते, वरना जो अब वो हम पर विश्वास करने लग गए हैं वो फिर से टूट जाएगा और फिर से हमारे सामने मुसीबत आ जाएंगी। इसलिए कल आपको आना है, बस। और ये कह निया ने कॉल कट कर दिया और कायरा उधर उसे आवाज देती रह गई। तारांकन निया पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी, हमेशा हमें मुसीबत में डाल देती है। वो अभी ये सब कह ही रही थी कि उसके पीछे से आवाज आए। अब ऐसा क्या कर दिया हमारी बहन ने जो आप इतना परेशान है बाइसा अंडरस्को। ये आवाज सुन कायरा ने हैरानी से पीछे मुड़ कर देखा और वहां व्हीलचेयर पर बैठे जयसिंह को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे हुकुम सा, आप यहाँ आइए ना अंडरस्को। और ये कहते हुए उसने जयसिंह की व्हीलचेयर को धकेलते हुए अंदर ले आए और वो भी पास के सोफे पर बैठ गई और फिर जयसिंह की तरफ देखते हुए कहा, तारांकन आपकी बहन सच में बहुत परेशान कर देती है हमें। क्यों, ऐसा क्या कर दिया अब उन्होंने? जयसिंह ने उत्सुकता से पूछा। तो कायरा ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, उसने कहा है कि कल मुझे उसके घर पर मिलने बुलाया गया है, तो मुझे वहां जाना होगा और मुझे डर है कि कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो सब बना बनाया खेल और मेहनत खराब हो सकती है। ये बात सुन जयसिंह ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप चले जाइए वहां, हमें पूरा भरोसा है अपनी बहन पर। अगर उन्होंने आपको वहां बुलाया है तो जरूर कोई तैयारी तो की ही होगी। और अगर आपको अकेले जाने में डर लग रहा है तो चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ। ये सुन कायरा ने हैरानी से पूछा, आप चलेंगे हमारे साथ? उसके एक्सप्रेशंस देख जयसिंह ने पूछा, क्यों नहीं चल सकते हम? ये सुन कायरा ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, हमने ऐसा कब कहा, आप चल सकते हैं। उसकी बात सुन जयसिंह ने उससे पूछा, तो हमारी बहन के पति अंडरस्को उनका नाम क्या है? ये सुन कायरा ने जयसिंह को देखते हुए पूछा, क्या निया ने आपको नहीं बताया? ये सुन जयसिंह ने नाक में अपनी गर्दन हिला दी और ये देख कायरा ने कहा, तो आप लोग उस दिन इतनी क्या बात कर रहे थे और किस बारे में? आप लोग भी ना? खैर अच्छा हुआ अभी पूछ लिया, नहीं तो कल वहां जाकर पूछते तब क्या होता। उसकी बातें सुन मुस्कुराते हुए जयसिंह ने कहा, तुमने बाकी सारी बातें कह दी लेकिन हमें नाम नहीं बताया अंडरस्को। ये सुन अपने सिर पर चपत लगाते हुए कायरा ने कहा, ओह सॉरी, उनका नाम है देवांश राजवंश कॉर्पोरेशन के सीईओ अंडरस्को। उसकी बात सुन जयसिंह की आंखें एकदम से जम गई और वो फटी आंखों से कायरा की तरफ देखने लगा। जयसिंह ने थरथराती आवाज में फिर से पूछा, क्या क्या नाम बताया आपने? हम अंडरस्को, हमने शायद कुछ गलत सुन लिया अंडरस्को। उसकी बात सुन कायरा ने कहा, वो देवांश राजवंश है उनका नाम और काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक है। वो इंडिया में और इंडिया के बाहर भी उनकी काफी डिमांड रहती है। सभी से काफी सुना है उनके बारे में। सच कहूं तो मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूं कि कल मैं लेजेंडरी सीईओ से मिल पाऊंगी। कायरा अपनी धुन में बोले जा रही थी और इसी बात में उसने जयसिंह के चेहरे के उड़े रंग नहीं देखे। लेकिन जयसिंह को अब वहां बैठने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल बनाकर रखते हुए कायरा से कहा, वो हम थोड़ी थकान महसूस कर रहे थे। वो क्या है ना, आज पूरे दिन हमने आराम नहीं किया तो हम सोने जा रहे हैं, गुड नाइट अंडरस्को। और ये कह जयसिंह ने बिना कायरा की बात सुने अपनी व्हीलचेयर घुमाए और कमरे से बाहर चला गया। और ये इतना जल्दी हुआ कि कायरा को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। उसने बस इतना ही कहा, गुड नाइट अंडरस्को। जयसिंह का ऐसे जाना कायरा को अजीब लगा, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर आकर जयसिंह को देखने जा ही रही थी कि तभी उसे किसी ने आवाज देकर रोका। आवाज सुन कायरा ने मुड़कर देखा तो वहां बहादुर सिंह को खड़ा देखा, जिसने उसे देखकर कहा, बाइसा अंडरस्को रुकिए आप अंडरस्को, आइए हमारे साथ। बहादुर सिंह को कुछ कहते सुन कायरा ने उसे रोका और अपने पीछे आने को कहा और कहने के बाद एक बार जयसिंह के कमरे को देखा और फिर अपने कमरे की ओर चल पड़ी। उसके पीछे बहादुर सिंह भी चल रहे थे। 2 मिनट बाद जब वो दोनों कायरा के कमरे में पहुंचे तो कायरा ने दूर क्लोज कर दिया और फिर बहादुर सिंह की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या कर रहे थे आप काका साहब? हमने कहा था ना कि इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। हमने अभी तक नीयू को भी नहीं बताया ने।
अगर किसी को पता चला तो निया को पता चलना पक्का है, और अगर उसे पता चला तो क्या होगा आपको पता है। कायरा अपने फ्लो में बोले जा रही थी, और उसे इतना बोलते देख बहादुर सिंह उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे। और ये एहसास होते ही कायरा रुक गई, और बहादुर सिंह के कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। कायरा के रुकने के बाद बहादुर सिंह ने कहा, भाई साहब माफ कीजिए, हम इस बारे में भूल गए थे, लेकिन हम ये कहना चाहते थे कि हम कल उनसे मिलने जा रहे हैं। ये सुन कायरा ने भी बहादुर सिंह को देखते हुए कहा, क्या वो मान गए आने के लिए? ये सुन बहादुर सिंह ने भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ वो मान तो गए हैं, लेकिन क्या पता अब कल क्या होगा। आप एक बार फिर से सोच लीजिए बायसा, अगर वो नहीं माने तो हमारी योजना पूरी तरह से बिखर सकती है। और अगर उसने उन्हें जाकर सब बता दिया तो? उसकी बात सुन कायरा ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं काकासा, हमें नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। अगर वो इसमें हमारा साथ दे तो ये अच्छी बात होगी, लेकिन अगर ना भी दे तो हमें विश्वास है कि वो हमारी बातें किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो हम बात करेंगे उनसे अंडरस्को। बहादुर सिंह ने कायरा की बात मान कहा और वहां से जाने लगा। लेकिन कायरा का चेहरा देख उसने रुक कर पूछा, क्या हुआ बाईसा, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, कुछ बात है क्या? बहादुर सिंह की बात सुन कुछ सोचते हुए कायरा ने कहा, वो अंडरस्को हुकुम सा, वो अंडरस्को कुछ देर पहले हमसे मिलने आए थे, और बातों ही बातों में हमने देवांश के बारे में उन्हें बताया तो पता नहीं क्यों वो परेशान हो गए, और फिर बिना कुछ कहे वहां से निकल गए, और हम उनके पीछे जा ही रहे थे कि इतने में आप आ गए अंडरस्को और अंडरस्को। ये कहते हुए कायरा ने बहादुर सिंह की तरफ देखा, और उनके चेहरे को देख उसने पूछा, काकासा अंडरस्को आप ठीक है? उसकी बात सुन बहादुर सिंह ने हड़बड़ी में कहा, हाँ हम ठीक हैं। अंडरस्को आप परेशान मत होइए, हम देखते हैं उन्हें क्या हुआ है, आप आराम कीजिए अंडरस्को। और फिर वो वहां से हड़बड़ी में चला गया। और ये देख कायरा ने हैरानी से कहा, क्या अब इन्हें क्या हुआ है? आज सभी अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। खैर मुझे क्या, मेरे सिर पर तो पहले से ही एक तलवार लटक रही है। उधर जयसिंह के कमरे में जयसिंह अपने कमरे में बैठा कुछ सोचे जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ, और ये सुन उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, आ जाए। ये कहते से ही बहादुर सिंह कमरे के अंदर चला आया, और उसे देख जयसिंह ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ये देख बहादुर सिंह ने उसके पास आते हुए कहा, वो हुकुम सा कायरा बाईसा ने बताया वो आप अंडरस्को आप ठीक तो है ना? उसकी बात सुन जयसिंह ने बहादुर सिंह की तरफ देखा, और उसके देखते ही बहादुर सिंह चुप रह गया। उसके बाद जयसिंह ने दूसरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या उन्होंने ये सब हमारे लिए किया है? क्या आपने उन्हें बता दिया? उसका सवाल सुन बहादुर सिंह थोड़ी देर शांत रहा, और फिर उसकी तरफ देखते हुए उसने कहा, तब और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास अंडरस्को, और रही बात उन्हें ये सब पता होने की तो अंडरस्को हम आपसे किया वादा कैसे तोड़ सकते थे? हमने उन्हें उस बारे में नहीं बताया है, लेकिन हम उन्हें तब रोक नहीं सकते थे, और इसलिए इसे महादेव की इच्छा समझ हमने मान लिया अंडरस्को और अंडरस्को। और क्या बहादुर सिंह, अब और क्या? तुम्हें पता है तुम्हारे इस फैसले की वजह से अब क्या होगा? हमारी बहन ने पहले ही बहुत सहा है, अब अगर हमारी वजह से उनके पति के साथ कुछ हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? और अगर अब उन्हें सारी सच्चाई पता चली तो वो क्या करेगी? क्या वो उस सच को झेल भी पाएंगी? तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से अब फिर से हमारी बहन के साथ अन्याय होगा, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे अंडरस्को। और ये कह जयसिंह अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ देवांश का विला स्टडी रूम में, हमने उसे कल बुलवाने को कहा है। अगर तुमने जो कहा वो सच है तो इस इंसान का उस बात से कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा ही। अगर ये बात है तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है। देवांश ने अपने हाथ की पेन घुमाते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, जिसे सुन सामने खड़े कियान ने भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ बॉस, हमें यकीन है कि ये वही है, लेकिन उससे पहले कंफर्म करना भी जरूरी है। कियान की बात सुन देवांश ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, और निया को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में, वरना वो नहीं बुलाएगी उसे। ये सुन कियान ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, मैं आता हूँ, गुड नाइट। उसकी बात पर देवांश ने बस इतना ही जवाब दिया, और ये सुन कियान वहां से चला गया। उसके जाते ही देवांश कुछ सोचने लगा। मास्टर बेडरूम, निया ने अभी अभी शावर लिया था, और बाहर आकर वो अपने बाल सूखा रही थी। तभी उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी और निया ने अपने हाथ में पकड़ा हेयर ड्रायर नीचे रखा।
और मोबाइल को उठाकर जब उसने नाम पढ़ा तो उसके चेहरे पर खुशी दिखने लगी। निया ने झट से कॉल पिक कर लिया तो उधर से एक लड़की की आवाज आए, हेलो अंडरस्को, कैसी हैं आप भाभी सा अंडरस्को। ये सुन मुंह बनाते हुए कॉल पर कहा, अच्छी हूँ, लेकिन मुझे लगा था पहले तू अपने दोस्त के बारे में पूछेगी, लेकिन तुम्हें तो अपनी भाभी सा की चिंता है ना। ये बात सुन उधर से उस लड़की ने फिर से कहा, ओ ठीक है भाई, तो बताइए कैसी है हमारी दोस्त। ठीक ही होगी, क्योंकि अब हमारे भाई सा जो है साथ में। उसकी ये बात सुन निया ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा, सिम्मी तुम कभी हमें चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ने वाली ना। खैर तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ, और वो तुम्हारे भाई सा हमारा ख्याल तो तब रखेंगे ना जब उन्हें अपने काम से फुर्सत मिलेगी। मुझे यहाँ इतना बॉ फील हो रहा है ना कि जी चाहता है कि अभी भाग जाओ। यहाँ सब अपने अपने काम में ही लगे हैं। आई एम मिसिंग यू सो मच। उसकी बात सुन उधर से सिम्मी ने कहा, अच्छा मुझे लगा ही था मासा कि भाई सा ऐसा ही कुछ करेंगे। और उसकी बात सुन कॉल की इस तरफ निया को झटका लगा और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या क्या मासा है वहां पर। ये बात सुन सिम्मी ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन दूसरी तरफ से गायत्री जी ने कहा, हाँ बहू हम यही हैं। और ये बात सुन निया सदमे में ही चली गई। उसने फिर खुद को संभालकर हिचकिचाते हुए कहा, वो मासा अभी जो हम अंडरस्को हमने कहा वो गलती से निकल गया, आई एम सॉरी अंडरस्को। निया की बात सुन उधर से गायत्री जी ने निया को लगभग डांटते हुए उससे कहा, तुम मेरे बेटे की बुराई कर रही थी। अगर उसे काम है तो वो तो अपने काम पर ही ध्यान देगा ना। मेरे बेटे के लिए अपना काम सबसे पहले आता है, और वो काम करता है ना तो ही हमारे खानदान का इतना नाम है। और तुम उसे ही ऐसा कह रही हो। अब ये बात सुन निया तो हैरान रह गई थी, क्योंकि इतने सालों तक गायत्री जी ने उसकी किसी भी गलती के लिए ऐसे नहीं डांटा था, बल्कि वो तो उसे सिम्मी जितना ही प्यार करती थी। लेकिन उनके मुंह से ये सब सुन निया का दिल बैठ गया था। उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, और निया की चुप्पी देख उधर से हंसने की आवाज आने लगी। और सिम्मी और गायत्री जी को ऐसे हंसते देख निया और भी कंफ्यूज हो गई। लेकिन इससे पहले वो कुछ पूछ पाती सिम्मी ने कहा, हम अंडरस्को, अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। मासा आपने हमारे सामने भाभीसा को डांटा अंडरस्को, ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है। काश ये रोज हो पाता अंडरस्को, फिर तो हमारे मजे ही मजे थे अंडरस्को। सिम्मी की बात सुन निया ने और कंफ्यूज्ड होते हुए पूछा, ये सब क्या हो रहा है। निया की बात सुन सिम्मी ने चहकते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, वो मासा हमसे शर्त हार गई थी, इसलिए हमने उन्हें तुम्हें डांटने को कहा था। नहीं तो मजाल है घर में कोई तुम्हें डांटे अंडरस्को। ये सुन निया और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई, और उसने पूछा, शर्त अंडरस्को, कैसी शर्त। निया का सवाल सुन सिम्मी ने हंसते हुए जवाब दिया, वो क्या है ना। मासा को अपने बेटे पर कुछ ज्यादा ही विश्वास था कि वो आपके साथ समय जरूर बिताएंगे, और इसलिए हमने आपको कॉल किया। और सब कुछ जो आपने बताया उस वजह से मासा शर्त हार गई, और उन्हें सजा के तौर पर आपको डांटना था, जिसे सुनकर हमें बड़ा मजा आया अंडरस्को। और ये कह वो जोर जोर से हंसने लगी। तभी कॉल पर गायत्री जी की आवाज आए, चुप कर, ये भी कोई हंसने की बात है। वहां तेरा भाई जो अपने काम में ही लगा पड़ा है, उसका कुछ करना होगा, वरना तो बन गए हम दादी अंडरस्को। ये सुन सिम्मी ने मुंह बनाते हुए कहा, अब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जो कुछ करना है वो निया और भाई की जिम्मेदारी है। और वैसे भी जब हमने कहा था रिवांश भाई की जगह हमें जाने दे, तब तो किसी ने नहीं मानी हमारी बात। अगर जो आज हम वहां होते तो कम से कम कुछ मदद तो कर ही देते इन दोनों की अंडरस्को। यहाँ इस तरफ उस माँ बेटी की बातें सुन निया का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो रहा था, और उधर सिम्मी की बात सुन गायत्री जी तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, और उन्होंने कहा, तब नहीं गई तो क्या हुआ, अब तो जा ही सकती हैं। ये सुन निया और सिम्मी ने एक साथ कहा, अब। उन दोनों की हैरानी देख गायत्री जी ने कामली कहा, हाँ अब अंडरस्को मुझे कुछ नहीं पता, कल तू जा रही है मतलब जा रही है, और वापस आने तक तुझे इन दोनों को करीब लाना ही होगा अंडरस्को। क्या अंडरस्को, निया ने कॉल पर लगभग चीखते हुए कहा। लेकिन सिम्मी ने उसकी चीख को इग्नोर करते हुए गायत्री जी से कहा, हाँ ठीक है, वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा। ये सुन गायत्री जी ने कहा, तेरे इस बर्थडे पर तुझे जो बाइक चाहिए थी वो मैं तुझे लाकर दे दूंगी बस। गायत्री जी की बात सुन सिम्मी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या आप सच कह रहे हो ना। अगर जो बात बाइक की है तो इन दोनों को ना चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब आना ही होगा। मैं इन दोनों के बीच की दूरियां मिटाकर रहूंगी।
क्योंकि सृष्टि राजवंश ने आज तक जो भी काम हाथ में लिया है उसे पूरा जरूर ही किया है। और ये कह उसने निया का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। और निया अविश्वास से आंखें फाड़े अपने मोबाइल को घूरती रह गई, क्योंकि उसके समझ में अब तक कुछ भी नहीं आया था। Don't forget to like, comment, subscribe.